नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को ये आपके हक का है, कोई इसको वापस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। लोकसभा में उठा सीएए का मुद्दा, नियम तय करने के लिए गृह मंत्रालय ने मांगा 6 महीने का वक्त। जी हां, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए एक बार फिर सुर्खियों में है। कोरोना के आगमन से पहले साल 2019 के अंत से सीएए और एनआरसी भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड कानून के चलते कई जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। कोरोना के चलते महीने तक पिटारे में बंद सीएए और एनआरसी नाम का ये सांप अब एक बार फिर से अपना सिर बाहर निकालकर झांक रहा है। मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को गृह मंत्रालय ने संसद में सीएए के नियमों को बनाने के लिए 6 महीने का समय और मांगा है। लोकसभा और राज्यसभा में मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा और राज्यसभा के पास हो चुके नागरिकता संशोधन कानून सीएए को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी थी। हालांकि अभी तक इस कानून को देश में लागू नहीं किया गया है, लेकिन इसे लेकर पहले दिन से ही बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों को नागरिकता देना चाहती है। इस कानून के तहत वे अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे और भारत की नागरिकता हासिल करने के योग्य होंगे। बदलने जा रहा है ऑफिस में काम का ड्यूटी ओवर, घट जाएगी सैलरी। जी हां, बात कर रहे हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार कर्मचारियों से जुड़े लेबर कोड नियम में बदलाव करने जा रही है। सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। लेबर कोड को लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार इसे जुलाई से ही लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकारों की ओर से तैयारी नहीं होने के चलते इसे फिलहाल टाल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मोदी सरकार इसे 1 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी कर रही है। अगर सरकार नया लेबर कोड लागू करती है तो कर्मचारियों के काम के घंटे बदल जाएंगे। कर्मचारियों के काम के घंटे बदलकर 12 घंटे हो सकते हैं और वहीं ड्यूटी ओवर में बदलाव होने के साथ साथ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अपनी सैलरी, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। लेबर कोड के नए ड्राफ्ट के मुताबिक कर्मचारियों के काम के घंटे को बढ़ाकर अधिकतम 12 घंटे किया जा सकता है। नए लेबर कोड के मुताबिक 15 से 30 मिनट भी अतिरिक्त समय देने पर उसे ओवरटाइम माना जाएगा और वहीं हर 5 घंटे पर कर्मचारियों को 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा। इसके साथ ही सैलरी के नियम बदल जाएंगे। नए लेबर कोड के मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 50% या अधिक होना चाहिए। ऐसे में नया लेबर कोड लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, जिसका असर पीएफ और ग्रेच्युटी पर होगी, यानी पीएफ बढ़ जाएगा और वहीं इन हैंड सैलरी घट जाएगी। केजरीवाल सरकार ने 28,000 कंस्ट्रक्शन मजदूरों को दी कोरोना राहत राशि। जी हां, आपको बता दें केजरीवाल सरकार ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को दी जा रही मदद को आगे बढ़ाते हुए करीब 48,000 श्रमिकों को सहायता राशि दी है। उप मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया के आदेश के बाद दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने 47,996 कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5-5 हजार रुपए की कोरोना राहत राशि दी है। दिल्ली सरकार ने इस साल पहले ही 2.16 लाख मजदूरों को कोरोना राहत वितरण राशि के रूप में 5-5 हजार रुपए दिए थे। ये राहत राशि उन निर्माण श्रमिकों को दी गई है जिनके आवेदनों को 28 मई से 18 जुलाई 2021 के बीच मंजूर किया गया था। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पिछले साल जब पहला लॉकडाउन लगाया गया था, उस दौरान दिल्ली सरकार ने मार्च 2020 में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी 39,600 श्रमिकों को सहायता राशि दी थी और ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को पंजीकृत किया जा सके, इसलिए श्रम विभाग ने अभियान भी चलाए हैं। 8 महीने के भीतर निर्माण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या बढ़कर लगभग 3 लाख हो गई है। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है।
केरल में बढ़ते कोरोना मामले ने फिर बढ़ाई चिंता। केंद्र ने कहा सरकार नहीं दे रही है ध्यान। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि केरल सरकार कोविड को नियंत्रित करने पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र सहित इस राज्य से कोरोना के 50% तक नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र ने कहा कि केरल सरकार रोकथाम की तुलना में मामलों के इलाज की शमन प्रक्रिया पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 50% तक नए मामले केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। हालांकि यहां मृत्यु दर कम है क्योंकि उनका स्वास्थ्य ढांचा अच्छा है। और केरल में पिछले कई हफ्तों से लगातार बड़ी संख्या में कोरोना के मामले रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं और यहां तक कि पूरे भारत में दूसरी लहर के शिखर के बाद से कोरोना मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। दक्षिणी राज्य में आज 22,129 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 156 लोगों की इससे मौत हुई है। राज्य में अभी भी पॉजिटिविटी रेट 12.35% बना हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कल कहा था कि राजधानी तिरुवनंतपुरम सहित इसके कई जिलों में टीकाकरण अभियान को रोकना पड़ा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना के तहत छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए मिलेगी 50% सब्सिडी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार 50% तक सब्सिडी देगी। जल्द ही प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म नैनो योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। व्यवसाय के लिए बैंक से 10,000 ऋण लेने पर 5,000 सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना तैयार की है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी फड़ी और फेरी विक्रेताओं के आजीविका के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लागू की है और अब प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय के माध्यम से रोजगार की योजना बनाई है। कोविड महामारी में काफी संख्या में राज्य के प्रवासी वापस अपने गाँव लौटे हैं, जिसमें अधिकतर लोग अपना रोजगार छोड़कर आए हैं। ऐसे लोगों को योजना में स्वरोजगार शुरू करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस योजना से मजदूरों को कितना फायदा मिल सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के बाद आज सोनिया गांधी व अरविंद केजरीवाल से मिलेंगी ममता बनर्जी। जी हां, आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद दिल्ली के 5 दिवसीय दौरे पर गई मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का बुधवार को भी धुआंधार कार्यक्रम है। ममता ने बुधवार को पार्टी की संसदीय दल की बैठक बुलाई है। तृणमूल की ओर से एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि ममता की अध्यक्षता में ये बैठक दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक सुखेंदु शेखर राय के आवास पर होगी। इस बैठक में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में तृणमूल के सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा गया है। बैठक के बाद दोपहर 2:30 बजे से ममता संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। राय के आवास पर ही पत्रकारों के लिए हाईटी का आयोजन किया गया है, जहां ममता पत्रकारों से मुलाकात के साथ बातचीत करेंगी। इसके बाद ममता शाम 4:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात सोनिया के 10 जनपद स्थित आवास पर होगा। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ शाम 6 बजे से ममता की बैठक है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार शाम में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में क्या शिल्पा भी होंगी गिरफ्तार? पुलिस ने कहा अभी उनको क्लीन चिट नहीं। जी हां, आपको बता दें कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राजकुंद्रा अश्लील वीडियो बनाने और बेचने के मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से भी इस मामले में पूछताछ की है, जिसके बाद कहा जा रहा था कि शिल्पा राज की इन कंपनियों में भागीदार नहीं थी। हालांकि मंगलवार को पुलिस ने साफ कर दिया कि अभी शिल्पा को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। जांच चल रही है और सबूतों
सबूतों के आधार पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से कहा गया है कि शिल्पा शेट्टी को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। सभी एंगल की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किए गए हैं और वे इस मामले में सभी खातों के लेन देन की जांच कर रहे हैं। राज कुंद्रा की कंपनी के दूसरे निदेशकों को भी जरूरत पड़ने पर बयान के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस ने यह भी बताया है कि एक और आरोपी अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, जिनमें करीब 6 करोड़ रुपए जमा थे। क्राइम ब्रांच की ओर से बताया गया कि इस मामले में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा गवाह के तौर पर अपने बयान देंगी। उन्होंने कहा उनको बयान देने के लिए बुलाया गया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि राज की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों ने पुलिस से संपर्क किया है और बयान दर्ज कराए हैं। पुलिस को संदेह है कि प्रदीप बख्शी राज कुंद्रा के बहनोई को केवल एक चेहरा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हॉट शॉट्स का सारा कामकाज कुंद्रा का ही देख रहा था। हॉट शॉट्स का सारा कामकाज कुंद्रा ही देख रहा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में अगर सत्ता में आए तो राज्य को मिलेगी 24 घंटे बिजली। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि गोवा की ऊर्जा मंत्री राज्य में लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने में अपनी पार्टी की सरकार की नाकामी स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर वहां सत्ता में आती है तो वह राज्य को मुफ्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। अरविंद केजरीवाल की यह टिप्पणी दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन और गोवा के उनके समक्ष नीलेश कैब्राल के बीच सोमवार को राज्य की बिजली के मुद्दे पर हुई बहस के बाद आई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि गोवा और दिल्ली के ऊर्जा मंत्रियों के बीच शानदार बहस हुई, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। नीलेश कैब्राल ने स्वीकार किया कि भाजपा इतने साल शासन करने के बावजूद गोवा वासियों को 24 घंटे बिजली देने में असफल रही है। भाजपा मुफ्त बिजली भी मुहैया नहीं कराती। सत्येंद्र जैन ने वादा किया है कि गोवा को भी दिल्ली की तरह मुफ्त और निर्बाध बिजली मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों, गोवा में केजरीवाल का दावा कितना सच हो सकता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में खत्म होंगे 13 विभागों के 48 पुराने कानून, 31 जुलाई तक खत्म करने पर सहमति। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लागू पुराने कानूनों में बदलाव होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 13 विभागों के काफी पुराने 48 कानूनों को समाप्त करने का फैसला लिया है। इनमें एक्साइज विभाग के 18 अधिनियम भी शामिल हैं। अधिकारियों की सहमति के बाद इन कानूनों को 31 जुलाई तक समाप्त करने के लिए योगी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिए गए निर्देश के बाद ऐसे नियमों और अधिनियमों को समाप्त करने की पहल शुरू कर दी गई है जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है या फिर मौजूदा समय में आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सभी विभागों की तरफ से सूची सौंपी गई, जिसके आधार पर कुल 48 कानूनों को समाप्त करने का फैसला किया गया है। कुल 13 विभागों से 48 कानूनों को समाप्त किया गया है। सबसे अधिक 18 कानून बिजली विभाग के, 7 कानून वन विभाग के, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के 4 कानून, आबकारी और पंचायती राज विभाग के 3 कानून शामिल हैं। इसके साथ ही गृह, राजस्व, आवास, उच्च शिक्षा, हथकरघा और वस्त्र उद्योग के 2 कानून हैं। वहीं परिवहन, मत्स्य, सिंचाई, जल संसाधन विभाग के 1 कानूनों को हटाया जाएगा। कंगना को कोर्ट से पड़ी फटकार, कहा अगली सुनवाई में पेश नहीं हुई तो जारी होगा अरेस्ट वारंट। जी हां, आपको बता दें कि गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले में अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कंगना रनौत को अदालत में पेश होने का आखिरी मौका दिया है। कंगना रनौत केस की सुनवाई में हाजिर नहीं हो रही है, जिस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर अभिनेत्री अगली सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होती है तो उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा। कंगना की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट से कहा है कि कंगना देश में नहीं है, इसलिए वे मंगलवार यानी 27 जुलाई को सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहेंगी। उसने कंगना की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी गई है। जावेद अख्तर की ओर से पेश वकील जय भारद्वाज ने छूट का विरोध किया है और जमानती वारंट जारी करने की मांग की है, क्योंकि कंगना रनौत किसी भी तारीख पर पेश नहीं हुई थी। बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जावेद अख्तर के मानहानि मामले में कोर्ट में पेश होने से हमेशा के लिए छूट मांगी थी। तो दोस्तों, कंगना विवाद में आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी, कई विभागों ने निकाली भर्ती। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। समूह गा के तहत विभिन्न विभागों व निकायों में रिक्त मानचित्रकार के 60 पदों व वन विभाग में सर्वेयर के 15 पदों पर सीधी भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR भरना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इन सभी पदों के लिए 3 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग के माध्यम से 18 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। इन सभी पदों पर भर्ती परीक्षा दिसंबर में होने की उम्मीद है। आयोग के सचिव बताया कि इस बारे में विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.government.in पर अपलोड कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, कहा पत्रकारों को मिलेगा कैशलेस बीमा योजना का लाभ। जी हां, बात करें हरियाणा में कर्मचारियों की तर्ज पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत बीमा योजना एवं अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की समीक्षा बैठक की है, जहां उन्होंने कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा योजना में कैशलेस सुविधा प्रदान करने को भी हरी झंडी दी है। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज VC के माध्यम से जुड़े इसी बैठक में आजाद हिंद फौज के सेनानियों, आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोगों, हिंदी आंदोलन में शामिल लोगों एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों, उनके आश्रितों को भी सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश CM ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को 2 साल से रुका इंक्रीमेंट देगी। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों का 2 साल से रुका इंक्रीमेंट देने का फैसला लिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सोमवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का इंक्रीमेंट मिलेगा। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार लाभ दिया जाएगा। सरकार ने अभी तक 1 साल के अरियर पर कोई फैसला नहीं लिया है। वहीं कर्मचारियों ने बताया है कि इस इंक्रीमेंट का फायदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। और दोस्तों में जान लेते हैं देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 210 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,660 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है। और वहीं चांदी की कीमत में 105 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे चांदी की कीमत 67,145 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों में अगले खबर में जान लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। कई दिनों से गर्मी में जी रहे राजधानी के लोगों को मंगलवार की सुबह कुछ राहत मिली। दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार को बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान था कि दिल्ली समेत हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में 27 जुलाई को बारिश होगी। यूपी बिहार में भी मौसम करवट लेने वाला है। IMD बिहार के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होगी। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में मंगलवार से गुरुवार तक छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। IMD ने 27 और 28 जुलाई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित हिमालय राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी 27 जुलाई को इसी तरह की स्थिति देखी जा सकती है। IMD ने खराब मौसम के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंगलवार और बुधवार के लिए रेड अलर्ट जारी की है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।